हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी एकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति। जैसे कि आप जानते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जीके में अक्सर हम राष्ट्रपति से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि राष्ट्र का प्रथम प्रधान व्यक्ति नागरिक कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख नागरिक कौन होता है, विटो पावर से संबंधित, क्षमा शक्ति से संबंधित, विधेयक शक्ति से संबंधित, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा राष्ट्रपति। और करंट टाइम में जो भारत का प्रथम नागरिक है वो कौन है? वो है रामनाथ कोविंद। अगर इसी तरह से अगर पूछा जाए कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, वो है राज्यपाल। जो शक्तियाँ केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है, वही शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति क्या है? देश का संवैधानिक प्रधान, यानी कि संविधान की तरफ से एक प्रथम व्यक्ति बनाया गया है। किसे? राष्ट्रपति को। अब संविधान से हमें एक क्वेश्चन हमारे ये बनता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं करंट टाइम में? ये हैं 465 जितने पहले अनुच्छेद थे 395, तो अब कितने हैं? 465। यानी कि जब लागू हुआ संविधान 1950 में, उस समय पर जो अनुच्छेद थे वो थे 395 और आज हैं 465। ये अनुच्छेद जो है, अब जैसे जैसे संविधान संशोधन हुए ये बड़े हैं। और पहले जो संविधान में भाग थे वो कितने थे? 22 भाग थे संविधान के। और अब कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ये पॉइंट बनता है। और पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। और अब कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले अनुच्छेद कितने थे? 395। अब कितने हैं? 465। पहले अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। और अब कितनी है? 12। पहले भाग कितने थे? 22। और अब कितने भाग? 25। यानी कि 4 हमारी अनुसूचियाँ बड़ी हैं और 3 हमारे भाग बड़े हैं। और ये 395 से 465 हमारे अनुच्छेद हो गए हैं। और राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है 52 से 78 के बीच में। एक राष्ट्रपति के जो चुनाव है, कार्यालय है, योग्यता है, उन संबंधित से अनुच्छेद आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे बनता है कि राष्ट्रपति कहाँ रहता है? राष्ट्रपति रहता है राष्ट्रपति भवन में। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? इंडिया का। ये है दिल्ली, जो कैपिटल है इंडिया की। राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। और राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं? रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकते हैं? कितनी बार? समय सीमा जो है इसकी तय नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार 5 साल के लिए किसी को इलेक्ट कर दिया गया राष्ट्रपति चुनाव के लिए, क्या वो दोबारा भी जो है इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है? यानी कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। वो कितनी भी बार जो है इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। और पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले जो थे राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल था 1950 से 1962। ये लगातार जो है 2 बार जो है राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 बार जो रहे हैं उपराष्ट्रपति और 1 बार रहे हैं राष्ट्रपति। और वी गिरी, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, वी यानी कि 2 बार वी आया है। इसकी आप ट्रिक बना लीजिए कि वी इसको कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना जिनके लिए जरूरी पड़ी थी, वो थे वी गिरी। यानी कि दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी किनके लिए? वी गिरी राष्ट्रपति के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये बनता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ये बनी प्रतिभा पाटिल जी। और ये बनी कौन से नंबर की? 12वें नंबर की। और आज कौन से नंबर का जो राष्ट्रपति है? 14वें नंबर की। और कौन है? ये हैं रामनाथ कोविंद जी। अगर पूछा जाए कि आज करंट टाइम में भारत के प्रथम नागरिक कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। और प्रतिभा पाटिल जी कौन से नंबर की थी? 12वें नंबर की थी। इन्होंने 25 जुलाई 2007 तक अपने पद पर जो है शपथ ली थी गोपनीयता की। यानी कि 2007 में ये इस पद पर बनी थी राष्ट्रपति के।
और रामनाथ कोविंद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कहाँ से संबंधित रखते हैं, बिहार से रखते हैं। 1996 से 2006 तक ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और 26वें नंबर के गवर्नर जनरल ये थे राष्ट्रपति पद पर आने से पहले। संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। इनकी जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं संघीय कार्यकारिणी में। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के लिए कौन से अनुच्छेद हैं, 52 से 78 तक, और कौन से भाग में वर्णित है, 5 भाग में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे ये बनता है कि राष्ट्रपति कौन है, भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है और देश का प्रथम नागरिक है। और सभी सशस्त्र बल जो हमारी सेनाएं हैं जितनी भी प्रकार की है, उन सभी का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन है, ये भी कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे काम करता है, देश की एकता, अखंडता के प्रतीक के रूप में काम करता है। ये कुछ अनुच्छेद है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 52 यानी कि 52 हमें बताता है राष्ट्रपति कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 हमें बताता है कि राष्ट्रपति जो है एक कार्यकारी शक्ति का संघ होगा, यानी कि एक जो कार्यकारी शक्ति है वो किसके अंदर होगी, राष्ट्रपति के अंदर होगी। यानी कि केंद्र की प्रमुख शक्ति किसके हाथ में होगी, ये होगी राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित ये है अनुच्छेद 54 में। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, कि किस तरीके से जो है एकल जो पद्धति है वो अपनाई जाती है, राष्ट्रपति चुनाव का जो तरीका है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति क्या कार्यकाल है, 5 समय तक अपने पद पर बना सकता है। और ये 5 साल के बाद तक भी बना सकता है, जब तक कि नया उत्तराधिकारी जो पद पर आसीन ना हो। अनुच्छेद 56 हमें बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। और 57 हमें बताता है राष्ट्रपति पुनर्विचित होने की योग्यता, कि क्या योग्यता होनी चाहिए अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होना है राष्ट्रपति पद के। और 58 हमें बताता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर होने की योग्यता होनी चाहिए। और 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कि कौन कौन सी शर्तें हैं। और 60 हमें बताता है राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञा जब लेता है इलेक्टेड होने के बाद, वो है राष्ट्रपति, वो आता है अनुच्छेद 60 के अंदर। अनुच्छेद 61 हमें बताता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य ना करे तो उस पर हटाने के लिए महाभियोग चलता है अनुच्छेद 61 के तहत। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति कार्यकाल के रिक्त को भरने के लिए चुनाव का आयोजन करता है। और उपराष्ट्रपति के बारे में, और 63 जो इसमें नहीं लिखा है, 63 और 64 जो अनुच्छेद 63 है ये बताता है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति की लगाने की जो प्रणाली है कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, और राष्ट्रपति की भी। और 64 हमें बताता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। अगर इस स्थिति में कोई भी नहीं है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। और उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के अनुरूप जो कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति, इसको बताया गया है अनुच्छेद 65 में। और अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन में संबंधित सभी शंकाओं का विवादों की जांच। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान, जो क्षमा करने की शक्तियाँ मिली है राष्ट्रपति को, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, यानी कि संविधान में क्या व्याख्या की गई है इस पद के लिए, राष्ट्रपति के लिए। जब 42 और 44वें संविधान संशोधन से पहले जो 74वां अनुच्छेद था उसके अकॉर्डिंग जो मंत्रिपरिषद था वो प्रधानमंत्री को की अध्यक्षता में होगी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होगी वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। और ये जो है सलाह देने में सहायता होगी राष्ट्रपति को इस 42वें और 44वें संविधान संशोधन से पहले। पर इस संविधान संशोधन के बाद ये कहा गया कि ये सलाह देने के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा, पर जरूरी नहीं है कि वो जो राष्ट्रपति है वो जो है बाध्य होगा इस सलाह को मानने की।
कहने का अर्थ है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसके अनुसार जो अनुच्छेद है 74, इसके जो ये बदल किया गया कि राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य माना गया है। यानी कि जो वहाँ से लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद जब फाइनली विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा, तो उनको वो जो है बाध्य है उसे मानने के लिए। हालांकि उसे विचार करने के लिए दोबारा जो है संसद में भेज सकता है, परंतु वो बाध्य है उसको मानने के लिए। इतिहास क्या है राष्ट्रपति पद के बारे में? 15 अगस्त 1939 को भारत ब्रिटेन में स्वतंत्र हुआ। भारत किससे स्वतंत्र हुआ था? ब्रिटेन से हुआ था। और अंतरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बना, और इस व्यवस्था के अंदर भारत के गवर्नर जनरल जो भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में स्थापित किए गए, यानी कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसी को ही राष्ट्रपति के रूप में जो है घोषित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अंतरिम राजा उस समय पर कौन थे? जॉर्ज 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन के अंतरिम राजा थे वो कौन थे? जॉर्ज 6 थे। और उनके द्वारा यह घोषणा की गई पहली बार कि भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति की जाएगी। आज़ादी से पहले भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इन्होंने ही घोषणा की थी जब भारत आज़ाद हुआ था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी ये बने थे। अगर पूछा जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के थे इंडियन, और वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी से पहले। और राजेंद्र प्रसाद कौन बने थे? पहले राष्ट्रपति बने थे। और जब संविधान सभा हुई थी 26 नवंबर 1949, उसको भारत संविधान का मसौदा तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया, यानी कि फॉर्मल वे से स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी की तारीख क्यों रखी गई थी? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज़ दी थी। यानी कि जो 26 जनवरी की डेट है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस डेट को ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार आवाज़ उठाई थी स्वतंत्रता के लिए। और पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए? 35 साल या इससे अधिक होनी चाहिए उम्मीदवार की आयु, और राष्ट्रपति मिनिमम होनी चाहिए 35 साल, और मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम में की कोई जो है सीमा नहीं है। जिसकी मिनिमम होती है उसकी मैक्सिमम नहीं होती। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सरकार के अधीन कोई लाभ पद पर धारण नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी लाभ पद पर हुआ भी तो अगर इस इलेक्शन के बाद जो है वो उस पद से उसकी रिक्ति मानी जाती है। राष्ट्रीय चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? 55 यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा। ये इसका मतलब क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका मतलब ये मानो कि 2 कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो इसमें जो है उम्मीदवार कैंडिडेट है जो उनको वोट करेंगे उनके पास प्रेफरेंस होगी कि वो इनको पहले 1 नंबर प्रेफरेंस है, इनको 2 नंबर पर, और जो दूसरा उम्मीदवार है वो मान लो कि इसे जो है 2nd नंबर पर देगा। इसी इनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वोट होती है, यानी कि एक व्यक्ति जो है दोनों लोगों को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट दे सकता है। अगर सिंपल वर्डिंग कहा जाए कि अगर एक व्यक्ति मान लीजिए कि मैंने रामनाथ कोविंद को भी दे दिया और जो है जो दूसरे खड़े उनको भी देनी है वोट, तो पहला जो मैं प्रेफरेंस करूँगी वो रामनाथ कोविंद को, और दूसरी जो मैं वोट करूँगी दूसरे नंबर पर टिक करूँगी कि इनको, यानी कि एक व्यक्ति को 2 वोट देने का अधिकार है, यानी कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन जो पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा राज्यसभा के मेंबर करते हैं, उसके साथ तो राज्य की विधायिका हैं, जो विधानसभा के इलेक्टेड है सदस्य है 5 साल के जो चुने गए हैं वो भी इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं। और वोट आवंटित करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 के अनुसार, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत? 57 अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति कितनी बार जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है चुना जा सकता है, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि एक बार ही जो है पद के लिए चुना गया दोबारा वो इसके लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो दोबारा भी इसके लिए चुना जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति चुनाव की वर्तमान व्यवस्था में
कहाँ कौन सी है, आज 1974 से चली आ रही है। जो राष्ट्रपति चुनाव की जो वर्तमान व्यवस्था है वो कौन सी है, जो 1974 से चली आ रही है, और ये कब तक रहेगी, 2026 तक रहने वाली है। और इसे जो है 1971 की जनसंख्या के आधार पर मानकर बनाया गया है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विधेयक शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति हैं इनके पास कुछ विधेयक शक्तियाँ होती हैं। धन विधेयक शक्तियाँ, यानी कि धन विधेयक से संबंधित जब बिल इनके पास आता है तो इनकी सहमति के बाद वो एक पास होता है, इनकी कानून बन जाता है। संसद सत्र शुरू करके लोकसभा को भंग करने के संबंधी, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त बैठक बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है, वो भी होती है राष्ट्रपति के पास। और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। अगर ये हस्ताक्षर ना करे तो कानून नहीं बन सकता। नए राज्यों का निर्माण कराना है, राज्यों के लिए क्षेत्र सीमा, नामों का परिवर्तन करना है, कोई भी ऐसा काम है तो उस विधेयक पर किसकी सहमति लेनी जरूरी है, राष्ट्रपति की। संसद सदस्यों के मनोनयन अधिकार, यानी कि जो संसद के सदस्य है, जो संसद है उसके दो भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो और इंडियन की एंग्लो इंडियन दोनों का एक रूप होता है। ये होते हैं एंग्लो इंडियन जिनके जो है पूर्वज हैं वो कभी ना कभी बिलोंग करते हैं विदेश से, यानी कि जो विदेश से संबंधित है उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन। जो लोकसभा में इनकी संख्या 2 है, और जब ये एंग्लो इंडियन जो है चुने जाते हैं लोकसभा में तो उन्हें किसी न किसी पार्टी के अंदर जाना पड़ता है और संसद के अन्य मेंबर की तरह काम करना पड़ता है। और राज्यसभा में ये 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकते हैं। ये 12 सदस्य होते हैं जो अनुभवी होते हैं, कला में, साहित्य में, खेल में, पत्रिका में, विज्ञान में, सामाजिक कार्यों में अनुभव दक्ष व्यक्ति को जो है नाम अंकित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है 12 व्यक्तियों का राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, 61। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग यानी कि हटाने के लिए एक तरीका होता है किसी भी एक बड़े व्यक्ति को बड़े पद पर, जैसे कि जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं इंडिया के, उनके राष्ट्रपति हैं, अटॉर्नी जनरल है, इनको जो है महाभियोग से हटाने का प्रावधान है। और महाभियोग कैसे होता है, जैसे कि 14 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है, 1/4 लोगों के हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है कि हम महाभियोग कि ये आपको हटाने के लिए जो है प्रावधान शुरू हो गया है। और उसके बाद जो है लोकसभा में और राज्यसभा में से बहुमत से जो है पारित किया जाता है। अगर वो लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के 2/3 जब व्यक्ति से पास करते हैं उसके बाद ये फाइनल जो है पारित हो जाता है जब दोनों सदनों से, तब जो है त्यागपत्र देना पड़ जाता है राष्ट्रपति जी को अपने पद पर। अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति की। जैसे कोई भी आदेश देना है राष्ट्रपति को, वो देता है अनुच्छेद 1, 2, 3। इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वो तो कहते हैं 1, 2, 3 ऐसे काउंट करते हैं, तो अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 1, 2, 3। और सेना शक्ति, सेना बलों का सुप्रीम पावर राष्ट्रपति के हाथ में जनहित होती है, लेकिन इसका वो यूज कैसे करता है, विधि पूर्व यानी कि कानून के दायरों में रहकर। और एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो सलाह ले सकता है न्यायाधीश से, जो सर्वोच्च न्यायाधीश है इंडिया के, उनसे जो है सलाह लेने का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 143 में। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति जी के पास क्षमादान की शक्ति होती है, जो अनुच्छेद किस में मेंशन है, 72 में। और इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है किसी भी अपराध के लिए जो दोषी ठहराए गए व्यक्ति है उनके दर्द को माफ़ कर सकते हैं। इसमें है क्षमा के अंतर्गत जो है बिल्कुल जो है दंड से मुक्त कर देता है। और लघुकरण में जो लंबी सज़ा है उसको छोटा कर दिया जाता है। और जो प्रतिलंबन में जैसे कोई कठोर सज़ा है उसको जो है नर्म सज़ा में परिवर्तित किया जाता है। और परिहार में जैसे किसी की मृत्यु दंड वगैरह दिया गया है तो उसको जो है किसी अन्य दंड में जो है परिवर्तन करवा जाता है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि मिली हैं राष्ट्रपति जी को, इनका यूज राष्ट्रपति जी कर सकते हैं जब ये याचिका दी जाती है माफ़ी के लिए कैंडिडेट के द्वारा।
जिस भी वो स्टेट से बिलोंग करता है। पहला तो जब ये याचिका जाती है राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति जी से राज्य सरकार के पास भेजते हैं, और जब राज्य सरकार के पास से दोबारा ये राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं, तो उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन लेते हैं क्षमा का करने का या नहीं करने का राष्ट्रपति जी। पर ये याचिका है सिर्फ एक बार जो है दायर कर सकता है कैंडिडेट। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति जी की कुछ आपातकालीन शक्तियाँ इन्हें मिली हैं, जो है संविधान के भाग 18। संविधान के कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, और 18वें भाग में क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ। और एक हमारा ये बनता है कि आज तक कितने विधेयक बन चुके हैं? ये बन चुके हैं 125 विधेयक बन चुके हैं आज तक। और कितने संविधान में संशोधन हो चुके हैं? 104 जो है आज तक संविधान संशोधन हो चुके हैं। और 352 से 60 के बीच में आपातकालीन शक्तियाँ हैं। 352 इसे हम ट्रिक साथ करेंगे, 352, 356 और 360। 352 जो पहले नंबर पे आता है क्या आता है हमारा? राष्ट्र, और दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? राज्य। यानी कि 352 संबंधित है राष्ट्र से। जब पूरे राष्ट्र में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो होता है अनुच्छेद 352। और 356 जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? राज्य में जो काम है कार्यपालिका है, जो विधानपालिका है, वो सारी किसके हाथ में जाती है? राज्य वो काम नहीं करती, वो काम करता है राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की सलाह पर जब राज्य के अंदर काम करता है, वो आता है 356 के तहत। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 352 का अनुच्छेद के तहत जो मौलिक अधिकार है, इनमें जो है कटौती, इन पर जो है रोक लगाई जा सकती है। और 356 में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। और जो 352 है ये कब लगता है? जब जो बाह्य युद्ध के आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, जब कोई बड़ा वॉर होना होता है देश के ऊपर, तब ये लगता है 352। और 356 जो है राज्य के अंदर, जब राज्य की सरकार है पूरी तरह से अपना जो संवैधानिक रूप से काम नहीं चला पा रही होती है, विफल हो जाती है, उस समय पर राष्ट्रपति को जो शासन लगाना पड़ता है। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के आदेश अनुसार जो है सुशासन चलाता है। और इसका इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो इसकी जो समय सीमा क्या होती है? इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। ये कितने भी समय के लिए लगा सकता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने के लिए। और जो अनुच्छेद 356 है, इसके मुताबिक जो आपातकाल लगा है, इसमें जो राष्ट्रपति शासन लगा है, इसकी जो अवधि है वो मैक्सिमम 3 साल, यानी कि 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते। और एक इससे जो राज्य में आपातकाल लगता है, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि किसी भी राज्य में आपातकाल लगा, वहाँ की सरकार के अभी 4 साल पूरे हुए, 1 साल रहता है। जब राष्ट्रपति शासन वहाँ से हटेगा, तो उसके बाद जो उनका 1 साल बचता है, तो वहाँ की जो विधानसभा है वो अपना पूरा 1 साल कंप्लीट कर सकती है। और 360 जो है एक फाइनेंशियली आपातकाल है। अगर फाइनेंशियली कोई खतरा हो जाता है किसी भी कंट्री के ऊपर, तब ये इसे लगाया जाता है। और ये जो है भारत में आज तक भी नहीं लगा है। विटो शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटो का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए मना कर देना या मतलब विलंबित कर देना। ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति जी के पास। जो पूर्ण विटो क्या होती है? जब पूरी तरह से जो है मना करने के लिए अपने पास जो है विधेयक को रख लेते हैं, और वो विधेयक जो है पारित नहीं होता, वो कानून नहीं बन पाता, वो होता है पूर्ण विटो। इस प्रकार की विटो में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास रोक कर रखता है, अपने पास रख लिया, और इस विधेयक को समाप्त हो तब जिस कारण से वह क्या विधेयक समाप्त हो जाता है। जब इसे अपने पास रखता है राष्ट्रपति, इसे वापस जो है संसद में नहीं भेजता, तो ये विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इसका विधेयक का यूज किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था 1954 में PEPSU विधेयक पर। और ये जो विधेयक है, ये जो धन विधेयक पर ये लागू नहीं होता। पूर्ण विटो। निलंबन यानी कि थोड़ा देरी करने के लिए विटो यानी कि शक्ति। निलंबन विटो होती है संविधान संशोधन अथवा बिल धन विधेयक के अतिरिक्त, यानी कि संविधान संशोधन और धन विधेयक बिल के अतिरिक्त अगर कोई अन्य विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यानी कि इन संशोधन और धन विधेयक बिल को छोड़कर अगर कोई अन्य विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास करके फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे, तब उनके पास जो है इनके ऊपर साइन करने का कोई विकल्प नहीं होता। उस समय इस शक्ति का प्रयोग करता है राष्ट्रपति एक विवेकशीलता के साथ।
इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन नियम संशोधन हुआ था 1951, उस समय पर इसका प्रयोग किया गया था स्वामी वेंकटरमन जी ने। इन्होंने कहा था कि इस वीटो का प्रयोग इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब ये बिल पास हुआ लोकसभा में तो उनकी अनुमति नहीं ली गई थी, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो ये बिल पास किया गया था। यह बोलकर जो है निलंबन वीटो का प्रयोग किया था वेंकटरमन जी ने। पॉकेट वीटो, पॉकेट जैसे नाम से पता है कि पॉकेट में रख लेना, यानी कि पॉकेट वीटो संशोधन अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता, यानी कि संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता। जो ये है पॉकेट वीटो ली गई, कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका के राष्ट्रपति, ये जो लागू है अमेरिका के राष्ट्रपति में वहाँ पर है, पर जो इंडिया में इसका यूज किया गया है वो किया गया है ज्ञानी जेल सिंह जी ने। और पॉकेट वीटो ये है कि इसमें जो है अपने पास रख लेते हैं विधेयक को, इसे वापस संसद में नहीं भेजते, और इस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है तो उसकी विधक शक्ति के अंदर आता है, यानी कि इसमें जो है जो राष्ट्रपति है वो शक्ति का प्रयोग तब करता है कि जब वो विधेयक को ना तो स्वीकृति करता है ना अस्वीकृति करता है, यानी कि ना तो स्वीकृति देता है ना अस्वीकृति, बस अपने पास रख लेता है। और जैसे ऐसे में जो अपने पास रख लेता है तो वो विधेयक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और इसका प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था 1984 में, और पेप्सू बिल में 1956 में। प्रणब मुखर्जी जैसे कि आप जानते हो कि बहुत ही बड़ी एक हस्ती रही है हमारी, और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 में, और पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था। 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और इनकी मृत्यु हुई है 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में। और भारत के कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के थे। 26 जनवरी 1919 को प्रणब मुखर्जी को क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? वरिष्ठ नेता थे, और इनका संबंध कहाँ था? बंगाल से। ये बंगाल से इन्होंने जो है लॉ की डिग्री भी प्राप्त की थी, और इन्होंने पहले जो पत्रकार और टीचर की जॉब भी एक कर चुके हैं प्रणब मुखर्जी, और इन्हें जो है डी लीट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और प्रणब मुखर्जी जो है 25 जुलाई 2012 को इन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली थी, और 2017 तक ये अपने पद पर रहे हैं। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है 1996 से 2012। और प्रणब मुखर्जी एक बंग साहित्य परिषद के ट्रस्टी और अखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे हैं। थैंक यू गाइस।